लोगे? हाँ बैठिए ना। सिल्वी, सिल्वी, सिल्वी मेरी बात सुनो। सिल्वी, 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 ऑटो रोको। सिल्वी 1 मिनट मेरी बात सुनो। सिल्वी, कहाँ जा रही हो? Going away from you, जा रही हूँ तुमसे दूर। क्या बोल रही हो? मुझे छोड़ के? Why you don't understand? तुम समझते क्यों नहीं? It's better if I go. मेरा जाना जरूरी है। पर क्यों? We cannot stay together anymore. सिल्वी, इसका मतलब समझती हो? हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। कहते हैं कि विवाह एक ऐसा संबंध है जो ऊपर से बनकर आता है और यहाँ नीचे दुनिया में निभाया जाता है। आज देश में अंतर धर्म अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर विदेश से आई हुई एक लड़की का एक साधारण ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ विवाह कुछ मायनों में नायाब था। यूक्रेन की सिल्वी डी कॉस्ट्रो और मुंबई के महेश पाल की शादी जितनी चौंका देने वाली है, उसके पीछे छिपी कहानी उससे कहीं ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली है। साहब, कल से हमारा बेटा बहू दोनों गायब हैं। साहब, हमारे बेटे को खोज दीजिए। आपके बेटे और बहू का नाम? महेश नाम है और हमारी बहू का नाम सिल्वी। आपकी बहू विदेशी है? हाँ, विदेशी है। क्या काम करता है आपका बेटा? हमारा बेटा ऑटो चलाता है साहब। फोटो के पीछे ऑटो का नंबर लिखा है और मोबाइल नंबर भी लिखा है। ये विदेशी लड़की आपके बेटे को कब और कहां मिली? क्या बताएं साहब, एक दिन ब्याह कर ले आया घर पे। कहां से है आपकी बहू? किस मुल्क से? क्या नाम है? उक्रेन से है। साहब, वही उड़ा ले गई है हमारे बेटे को। हमारा बेटा उम्र में उसे छोटा है, न जाने क्या जादू कर दिया है उस पर। खोज दीजिए हमारे बेटे को साहब। घर में और कौन कौन है आप? बहुत छोटा परिवार है साहब, एक ठो बेटा है और एक बेटी है। सर, मेरे माँ बाप भाभी को पसंद नहीं करते हैं। भाभी बुरी नहीं है। अभी मेरी शादी के दिन हम उनकी ब्यूटी पार्लर में ही तैयार होने गए थे, वहीं उनसे हम पहली बार मिले। मधु, बाहर आ जा। ये अच्छी जगह लगती है, यहाँ चलते हैं। यस सर। सिल्वी जी से मिलना था। 1 सेकेंड। सिल्वी मैम। Yes? चाहिए। Please come. मैं सिल्वी हूँ, I'm the owner. How can I help you? मैडम, महेश। और ये ना मेरी बहन है मधु। मैडम, आज इसकी शादी होने वाली है और घर में सब लोग आएंगे। इसको एकदम ऐसे सजाइएगा कि घर में सबके सब दिखते रह जाए। Don't worry. Would you like to have a seat? Jay, please. आप बैठिए। मैं बाहर जाता हूँ। Come back after an hour. Please come. तुम्हारा भाई ऑटो चलाता है? जी हाँ। I think he loves you a lot. बहुत देर से he is waiting for you. स्कूल और कॉलेज में भी ऐसे ही करता था। जब तक मेरा क्लास खत्म ना हो जाए बाहर ही खड़ा रहता था। आपको पता है, इसकी वजह से कोई मुझे आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। बहुत शर्मीला है मेरा भाई। देखिए ना, तभी तो शर्मा के बाहर भाग गया। He is really nice. बहुत अच्छा लड़का है। सर, भाभी को भैया का भोलापन बहुत पसंद आ गया। और भैया भी उनकी सुंदरता पे फिदा हो गए और उसके बाद वो मिलने जुलने लगे।
सर, वो दिन उनकी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन थे। शादी कब हुई उनकी? सर 4 महीने पहले। और उसके बाद घर में झगड़े शुरू हो गए? सर भाभी बहुत भली हैं। उन्होंने घर में एडजस्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी बस एक ही इच्छा थी सर, कि घर में सब उन्हें एक्सेप्ट कर लें और प्यार करें। यार तो खाना तो बड़ा दमदार और स्वादिष्ट बना। बनेगा क्यों नहीं पापा, आज खाना भाभी ने जो बनाया है। पर वो क्यों नहीं खा रही है? आप भी ना माँ, भाभी कभी भैया कहने से पहले खाना खाती हैं। फिलहाल आप जाइए, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे आपको। जी सर। नागरे सर, एक विदेशी लड़की एक ऑटो ड्राइवर से प्यार करे, उससे शादी करे, उसके साथ चावल में रहे, फिर एक दिन लड़के के साथ गायब। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने माँ बाप से छुटकारा पाने के लिए खुद ही गायब हो गए हो। दोनों के मोबाइल फोन्स भी तो स्विच ऑफ है। हो सकता है, लेकिन घर वालों के बयान में मतभेद है। मोहल्ले वालों से पूछताछ करते हैं। यस सर, चलो। ये सामने जो महेश पाल रहता है, जिसने एक विदेशी लड़की से शादी की है, उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? वो जब शादी हुई थी ना, तब अम्मा ने, महेश की माँ ने बहुत ढिंढोरे पीटे थे। अरे रुको रुको रुको, अरे चंपा, अरे सुनीता सुन ना, देख मेरी कितनी प्यारी बहू लाया है मेरा बेटा विदेश से। कितनी प्यारी है, कितनी गोरी है। और साहब, पिछले 2 महीने से रोज झगड़े होते थे उनके घर पर। झगड़े? क्यों? क्या बोलूं साहब, आंटी ने तो जीना हराम करके रख दिया था अपने बेटे और फिरंगी बहू का। रुक, क्या कर रही है? हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। चल जा अंदर। क्या हुआ माँ, तुम फिर से चिल्ला रही हो? धीरे धीरे सीख जाएगी, थोड़ा प्यार से समझा दो। दूसरे देश से आई, उसको हमारे तौर तरीके सीखने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तेरा ये प्यार व्यार का ड्रामा है ना, तो अपने पास रख। इस घर में रहना है ना, तो इस घर की मान और मर्यादा का ख्याल रख के रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों ना इस घर से जा सकते हो। मेरे को लगता है दोनों अपनी मर्जी से चले गए। साहब, हम लोग तो बहुत खुश थे कि हमारे घर में फिरंगी बहू आई। ये हमारी पत्नी पूरे चाल में हंगामा कर रही थी कि देखो हमारा बेटा फिरंगी बहू लेकर आया। और साहब एक बात बोलूं, हमें भी शक हुआ था कि हमारे ही बेटे को क्यों पसंद किया उस फिरंगन ने। साहब, हम ठहरे मामूली लोग, ये घर भी भाड़े का है। अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बीए करवाया, पर कोनो ढंग का काम नहीं मिला, इसलिए महेश ऑटो चलाने लगा। साहब, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन इज्जत है। और वो लड़की भला हो नया का, जिसने हमारी आंखें खोल दी। साहब, महेश, इसके लिए छोड़ा था ना मुझे। क्या है ये? देख, खुद अपनी आंखों से देख, अपनी औकात बता रहा था, अब देख इसकी औकात। अरे धंधे वाली है ये, धंधे वाली। बहुत गोरी चमड़ी में मर रहा था ना तू, वो तो बिकाऊ है। अब रख अपने धंधे वाली को। हाँ। ये देखिए साहब, ये हमारी बहू है, देखिए। साहब हमें तो पहले शक था, लेकिन अब यकीन में बदल गया है। ब्यूटी पार्लर के नाम पर धंधा चलाती होगी। ये सब आप लोग अब बता रहे हैं, तब क्यों नहीं बताया जब थाने में रिपोर्ट लिखाने आए थे? ये मैगजीन तब क्यों नहीं दिखाई? साहब, हम लोगों के लिए इज्जत सबसे ज्यादा है। हमारी बहू धंधा करती है, इसमें उसका क्या जाता है? इज्जत तो हमारी उछाली जाएगी ना साहब। उल्टा आप लोग भी हम पर ही शक करेंगे। अब तो बस हमारा महेश जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। हमारी बहू मिले ना मिले हमारी बला से। इन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट या इस लड़की का पासपोर्ट है आप लोगों के पास? नहीं साहब, ब्याह तो उसने मंदिर में किया था, और पासपोर्ट तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, घर से कुछ गायब हुआ है? मतलब पैसा या जेवर वगैरह कुछ? सब हमारे घर में है का जो गायब हो। बस एक बेटा है जो। महेश को जब इसके बारे में पता चला तो उसने क्या किया? वो क्या करेगा साहब, उसकी आंखों में तो पर्दा पड़ा है ना। नागरे, इस एस्कॉर्ट सर्विस के नंबर का पता लगवाओ और ब्यूटी पार्लर की भी डिटेल निकलवाओ।
हो सकता है ये लड़की किसी सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व थी, लड़के को पता चल गया और इसी बात को लेकर कोई कांड हो गया। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि अपराध की एक गहराती गुत्थी थी, जिसे अगर जल्द ही ना सुलझाया गया तो ना जाने कितने और विचित्र परिणाम सामने आ सकते हैं। यहाँ पर एक विदेशी नागरिक का भी मसला था जो अगर तूल पकड़ लेता तो देश की छवि को दागदार कर सकता था, लेकिन पुलिस सच्चाई की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। सर, वो एस्कॉर्ट सर्विस वाला नंबर अभी चालू नहीं है, पर जिस नाम से और जिस एड्रेस पर वो नंबर रजिस्टर्ड था वो डिटेल हमें मिल गया है। कोई विकी नारंग है, चेंबूर में रहता है। ये नंबर तुम्हारा है? नहीं साहब, ये मेरा नंबर नहीं है। तो फिर तुम्हारा नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड कैसे है? ये नंबर? जी। सॉरी सर, लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है। इस लड़की को जानते हो? कभी देखा है? नो सर, नेवर, कभी नहीं। क्या बात है विकी? इज ऑल ओके? सब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? सर मैं TXL सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामर हूँ। कार्ड देना सर, ये वाशी में है। पक्का इस लड़की को तुमने कभी नहीं देखा, नहीं जानते हो इसे? एब्सोल्युटली नॉट सर, और ये नंबर भी पता नहीं किसी ने मेरे एड्रेस पे कैसे ले लिया। थैंक्स। लगता है इस लड़के की फेक आईडी पे ये नंबर लिया गया है। इस नंबर की डिटेल्स निकालो, किस किस ने इसे फोन किया, कहां कहां से फोन आया, सब पता लगाओ। यस सर। अगर ये लड़की एस्कॉर्ट सर्विस चला रही है तो इसके ब्यूटी पार्लर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। सर सिल्वी के ब्यूटी पार्लर चलते हैं और स्टाफ से पूछताछ करते हैं। सर सिल्वी मैम बहुत अच्छी लड़की थी। एक बार एक लड़के ने इसको छेड़ा भी था तो मैम ने उसे बहुत डांटा था और हम लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी सर मैम। Put you in the schedule and then just put it here, okay? Hello? 1 minute, I'll call you back. हेलो मैडम, थोड़ी मसाज कर दो। चाहिए मुझे तकलीफ हो रही है, मसाज। Police तुम्हारी मसाज करेगी। Leave. Hut. Go. इज्जत, रिस्पेक्ट और सम्मान, सर सभी चीजों का वो बहुत ख्याल रखती थी। सर आप ही बताइए कि वो धंधे का काम कैसे कर सकती हैं? किसी ने बहुत ही घटिया मजाक किया है। थैंक्स सर, मेरे सबका बैकग्राउंड चेक करवाया, ना ही ये ब्यूटी पार्लर और ना ही इस पार्लर में कोई भी लड़की इस धंधे में शामिल है। सब क्लीन है। नागरे, सिल्वी की फोटो को मीडिया में रिलीज करो। वैसे मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश की किसी से दुश्मनी थी और ये लड़की उसकी चपेट में आ गई। हालांकि उसके माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं बताया। वो बताएंगे नहीं, हमें पता करना होगा। सर एक अहम सुराग हाथ लगा है। महेश के पिता के दोस्त बब्बन राव यानी कि नेहा के पिता ने कुछ ही दिनों पहले महेश को कुछ गुंडों के हाथों पिटवाया था, और तो और नेहा ने भी सिल्वी को सरेआम मारा था। अपना लड़की नेहा का दोस्ती हुआ महेश के साथ, कुछ नहीं करता था वो। अपना इधर 25 ऑटो चलता है, मैंने महेश को एक ऑटो दिया, सोचा अच्छा लड़का है, अपना लड़की का लगन कराएगा उसका साथ, खुश रहेगी अपनी लड़की। बस अब क्या फायदा, उसने लगन किया एक फिरंगन के साथ। हाँ साहब, मैंने पिटवाया उसको। गुस्सा ठंडा हो गया या अपना बदला पूरा करने के लिए महेश को ठंडा कर दिया? लड़की के साथ क्या किया? सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मारे मैं साहब, उस फिरंगन को बीच चौराहे पे मारा। वो देख के मुझे इतना गुस्सा आया। महेश ने मुझे उसके लिए धोखा दिया, उसके लिए मुझे छोड़ दिया साहब। गोली चमड़ी की वजह से मुझे छोड़ो, मुझे नहीं छोड़ूंगी। प्यार करता हूं उससे, आज के बाद दोबारा हाथ मत उठा देना। और अब क्या कर सकते हैं साहब, शादी हो गई है उसकी। देखा मैंने, बहुत खुश थे दोनों। जो हो गया सो हो गया, पंगा काय को करने का साहब। अब क्या छुपा रहा है तू? साहब, ये मामला तो बहुत पुराना है। जब हुआ था तब सेटल हो गया था, ऐसा हमको लगा।
अब क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बबन राव उसके बाद हमको कभी मिला नहीं। फिरंगी मैडम, अरे बाबा साहेब, मी आता पेपरमध्ये बघितले रे साहेब, वो गोरी शेट्टी मैम है ना, फिरंगी मैम। बैठ बैठ। क्या हुआ गोरी मैम, कहीं देखा था? हाँ 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 साहब, 5 दिन पहले वो मेरे रिक्शा में बैठ के गई थी साहब, और मेरे को बोली कि मेरे को बस डिपो जाने का है, और वहां पर उसके बाद छोटा सा बैग था बस। फिर जैसे मैं बाबूवाड़ी से बाहर निकला ना, एक रिक्शा मेरे को ओवरटेक किया। मैं तो एक रिक्शा ड्राइवर बाहर निकला और उस गोरी चेट्टी मैम के साथ में मजबूत चालू हो गया दोनों का। वो रिक्शा ड्राइवर की बीवी निकली वो फिरंगी मैम साहब। हाँ, बात क्या हुई वो बता। वो फिरंगी मैम रिक्शा वाले के साथ उसके घर जाने को तैयार नहीं थी साहब। फिर परेशान होकर रिक्शा वाले ने अपने बाप को फोन लगाया। बाबूजी, अभी जो हुआ सो हुआ। अब माँ को लेके गोरेगांव वेस्ट साईं बाबा मंदिर रोड पे पहुंच गए। मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं, माँ को आना ही होगा। हाँ, मैं और सिल्वी साथ में हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये ले भाई, तू निकल। वो रिक्शा वाला मेरे को रिक्शे का भाड़ा दिया और उस फिरंगी मैम को अपने ऑटो में लेके निकल गया साहब। अब मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। हर रोज एक नई बात निकल के सामने आती है। तुम लोग अपने बेटा बहू से मिले थे ना, जिस दिन वो लोग घर छोड़ के गए? मिले थे। पहले क्यों नहीं बताया? सब आप हम पर शक करते इसके लिए। किस बात का शक करते? साहब, सिल्वी उस रोज अपना सामान समेटकर घर छोड़कर चली गई। हमने भी सोचा कि बला टली, पर रास्ते में महेश मिल गया उसे। एक बात साफ कर देता हूँ, शादी की है मैंने इससे, ये पत्नी है मेरी, और इसकी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। सुन लो, और उन कागज के टुकड़ों को कचरे के डिब्बे में जाकर फेंक दो। और अगर ये हमारे साथ नहीं रह सकती है तो उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। बड़ा असर हो रहा है तुझ पर इसकी गोरी चमड़ी का। हाँ, इस बाजारू लड़की के लिए तू हम दोनों को छोड़ेगा? माँ, बहू है तुम्हारी, जबान संभाल के बात करो। अरे साले, तुम्हारी जबान कितनी चढ़ गई है? बहुत ज्यादा बोल रहा है। I lost my own parents, but I got them back in you. क्या बता रही है? I know I'm not up to your expectations, but believe me, Mom, Dad, I'm going away to keep you all happy. आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके लायक नहीं। माँ, बाबूजी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, और अगर ये वहाँ नहीं रह सकती तो फिर मेरा भी होने का कोई मतलब नहीं है। अब वो सब छोड़ो और घर वापस चलो। अभी आप लोग जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, और वो बैग भी लेते जाना। वो लोग वहीं रह गए सर, लौटकर वापस नहीं है। फोन भी बंद कर दिया उन्होंने। सब एक बात बोल, जरूर उस सिल्वी ने ये कांड करवाया है। अब तो बस हमरा महेश जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। एक बात सुन लो कान खोल के तुम लोग, अगर अब भी कोई बात छुपा रहे हो ना, तुम्हारा बुढ़ापा सलाखों के पीछे कटेगा। सर, आपको लगता है ये पति पत्नी हमसे कुछ छिपा रहे हैं? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उस दिन मंदिर वाले रोड पर झगड़े के दौरान ही कोई कांड हुआ होगा। हाथापाई तो हुई थी, और वो अब भी आदत के मुताबिक कुछ छुपा रहा है। हाँ बोल, क्या? कहाँ? नागरे, लगता है सिल्वी मिल गई। हटिए यहां से। एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सिल्वी मिल गई, यानी उसकी लाश। तुम सब ने मिलकर सिल्वी को मार डाला, और अब तुम्हारा बेटा महेश फरार है। साहब, सब आपको लाश समंदर के किनारे मिली। हम अपने बेटे से मिलने के लिए गोरेगांव के पास साईं मंदिर वाले रोड पर गए, तो साहब हम अपना बेटे और बहू से मिलकर वापस आ गए थे 8 बजे। आप चाहो तो चाल वालों से पूछ सकते हो। नागरे सर, वेरीफाई करो। यस सर।
कई बार किसी सवाल के जवाब को लेकर अनेकों संकेत मिलते हैं, लेकिन हल नहीं मिलता। महेश और सिल्वी की गुमशुदगी और फिर सिल्वी की रहस्यमय हत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई थी। पुलिस की तहकीकात में कई सुराग सामने आए थे, यहाँ तक कि सिल्वी की लाश मिलने के बाद एकाएक सिल्वी भी आरोपी से विक्टिम बन गई थी। सुराग की कड़ियों में कहीं एक कड़ी थी जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। महेश, कोई एक तथ्य था जिसका पता पुलिस को इस मसले का हल दिला सकता था। सर, मोहल्ले के लोगों से कंफर्म किया है कि उस रात 8 बजे महेश के माता पिता दोनों घर पे ही थे। सर, सिल्वी के बारे में एक और बड़ा सुराग मिला है। यूक्रेनियन एम्बेसी से रिपोर्ट आई है कि ये विजिट इंडिया में सिल्वी का तीसरा विजिट था। मधु से फोन पे कंफर्म करो। यस सर। हेलो मधु, सब इंस्पेक्टर नाग। जी सर, बोलिए। अच्छा, क्या तुम बता सकती हो कि सिल्वी का इंडिया में ये तीसरा विजिट था? तीसरा? नहीं सर, हमसे तो कहा था कि वो पहली बार यहाँ आई है। सर, मुझे तो लगता है सिल्वी सबसे बहुत बड़ी बात छुपा रही थी। इंडिया के 3 चक्कर लगा चुकी थी, खबर सिर्फ एक की। नागरे 2 यूनिट बनाओ, पता करो ये लड़की इंडिया में कितनी बार आई, क्या किया, कहां गई, किससे मिली और कहां रही। यस सर। सर, कोई खबर? सर, अपने दूसरे ट्रिप दिसंबर 2014 में सिल्वी ने एक शादी और की थी। उसके बाद उसने परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई भी कर दिया था। मतलब सिल्वी भारतीय नागरिकता लेना चाहती थी? सर, अभी तो साल भर भी नहीं गुजरा, उसने चेंबूर फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दायर किया था। मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर और परमानेंट रेसिडेंसी एप्लीकेशन में हस्बैंड का नाम विकी नारंग दिया हुआ है। सर, स्कॉट सर्विस के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर, इसमें बहुत सारे नाम हैं। ये देखिए, सारे मर्दों के नाम, विनीत, मनोज, अनवर, संजय। सर, दिसंबर 2014 से मार्च 2015 तक इस नंबर पे बहुत सारे कॉल्स आए थे। विकी नारंग, ये मोबाइल नंबर और एस्कॉट सर्विस, इनमें क्या कनेक्शन है ये पता लगाना होगा। और इन नामों में से जो सबसे ज्यादा फोन किया करते थे, इन सबको भी उठाओ तुरंत। और विक्की नारंग, इसकी भी प्रोग्रामिंग करनी होगी, आईटी प्रोग्राम है। नंबर डायल किया साहब, चंगूर के किसी फ्लैट में रहती थी साहब, एक मिनट रह गई थी साहब, उसने पैसे भी लिए साहब। ये लड़की थी और कौन था साथ में? एक आदमी से फोन पे बात होती थी, पर कभी उसे देखा नहीं। पैसे भी वो लड़की कलेक्ट करती थी। सर, ये लड़की वाकई एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में देह व्यापार कर रही थी, और फोन पे बात करने वाला वो मर्द विक्की ही हो सकता। कल सुबह ऑफिस के लिए निकले पर अब तक घर नहीं आए वो। क्या आप विक्की को शादी से पहले से जानती हैं? जी? मैंने पूछा, अपने पति को शादी से पहले से जानती थी आप? वो एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज थी। जून 2015 में हमारे पेरेंट्स ने ये शादी अरेंज करवाई थी। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, ये विक्की आईटी सेक्टर में ही काम करता है या कोई बिजनेस भी है इसका? बिजनेस? बिजनेस का तो पता नहीं, पर वो 6-7 साल से आईटी में ही काम कर रहे हैं, मुझे तो यही पता है। सर, विक्की के ऑफिस में पता किया, वो कल ऑफिस नहीं आया था और आज अभी तक नहीं आया। क्या? ऑफिस में नहीं है? पर मुझे तो बोलकर गए थे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपके कोई रिश्तेदार वगैरह कोई है आसपास? पेरेंट्स रहते हैं पुणे में। बुला लीजिए, अगर विक्की के बारे में हमें कुछ पता लगता है तो हमको बताएंगे। आप भी ऐसे ही करना। ठीक है। अजीब बात है, अगर ये आईटी सेक्टर में काम करता था तो इस लड़की सिल्वी से कहाँ मिला होगा? इसकी बैकग्राउंड चेक करो, ऑफिस में कलीग्स वगैरह से बात करो। वाइफ को कुछ नहीं मालूम, पर हो सकता है किसी को कुछ पता हो। हर थाने में इसके बारे में अलर्ट जारी करो, इसके घर पे नजर भी रखो। यस सर। विदेशी नागरिक सिल्वी की हत्या के बाद पुलिस 2 थियरीज पर काम कर रही थी। या तो गायब हुआ महेश सिल्वी का कातिल है, या सिल्वी से जुड़े संगीन हालात में किसी ने उसकी भी जान ले ली है। सर, अपने नेटवर्क से महेश के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है।
और विकी के ऑफिस कॉलीग से भी बात हुई है सर। एक दो का कहना है कि विकी को एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। कुछ एक टीवी सीरियल्स में उसने छोटा मोटा रोल भी किया था। ये सब या तो वो पार्ट टाइम करता था, नहीं तो ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने एक्टिंग मॉडलिंग का शौक पूरा करता था। तो नागरे, ये हो सकता है कि सिल्वी की उससे मुलाकात मीडिया की दुनिया में ही हुई होगी। सर यूक्रेन एम्बेसी से सिल्वी के वीजा की एक फोटोकॉपी मिली है सर, जब वो पहली बार इंडिया आए थे जून 2014 में। वर्क वीजा पर आई थी। ये अनूप मेहरा ने रेकमेंड किया था। क्यूबी प्रोडक्शन के रेकमेंडेशन लेटर पर इसको वीजा मिला था। एड्रेस भी है। चलो नागरे, पता करते हैं। सिल्वी डिकॉस्टो, नाम सुना है? जानते हो उसको? यस सर, 2014 ये लड़की मुझसे एक चैट रूम में टकराई थी। यूक्रेन से थी, उसे काम की जरूरत थी तो मैंने उसे यहाँ बुला दिया। वर्क वीजा पे? जी, मैंने उसको अपने 2 एड्स में भी काम दिलाया था। उसके बाद खबर मिली कि उसकी शादी हो गई है किसी विकी नारंग के नाम के आदमी से। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे क्या पता। वो जब तक यहाँ पे थी 6 महीने वी वर इन टच। उसके बाद ना ही कभी मेरी उससे मुलाकात हुई और ना ही कभी उसने मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा, ये 6 महीने वो तुम्हारे साथ ही रही? नहीं सर, मुझे नहीं पता कहाँ थी। नागरे, पता लगाओ कि ये लड़की 6 महीने तक रही कहाँ थी, क्या क्या और असाइनमेंट किए, और हाँ, उस विक्की का कुछ पता चला? आइए सर, मेरा क्या एसोसिएट। बैठो। बोलिए। सर, अनूप मेहरा जी ने उन 6 महीनों में 16 एड फिल्म बनाए, लेकिन सिल्वी को सिर्फ एक ही एड फिल्म में काम दिया। ये सिल्वी रहती कहाँ थी? सर, अब रहेगी कहाँ? अनूप मेहरा जी के साथ रहती थी। सर, सिल्वी का मुंबई में कोई उनके सिवा था भी नहीं। अनूप मेहरा जी उसकी मदद करते थे, उसे अपने साथ रखते थे और काफी एक्सप्लॉइट भी किया। ये मेहरा पुलिस के साथ होशियारी कर रहा है। चलो, गेहूं गया तेला? यस सर। प्यार हो गया था मेरे को उससे सर, साथ में रहने लगे थे। पर फिर विकी मिल गया उसको, चली गई उसके साथ, शादी कर ली। तूने शादी क्यों नहीं की? सर, मैं कैसे रोकता उसे सर? तूने उसे जाने दिया, नजर नहीं रखी लड़की पर? नहीं सर, कोई कांटेक्ट नहीं रखा सर। सर, ये रहे तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स, विकी, सिल्वी और मेहरा के। उन 6 महीनों के बाद भी ये सब लोग एक दूसरे के साथ टच में थे। कॉल्स आई और गई। और सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, वो विकी है सर, उसने किया होगा। सर, विकी एक स्ट्रगलिंग एक्टर था सर, 1 नंबर का कमीना। और तू 1 नंबर का शरीफ। सच सच बोल, नहीं तो तेरी सारी शराबत निकाल दो। सर, सिल्वी ने शादी की थी विकी से, तो फिर 6 महीने बाद वापस मेरे पास आ गई। सिल्वी? He put me into prostitution. शादी तो बस बहाना था. Put me in fresh shape. I was in escort service. Every day he used to go 2 to 4 people and beat me when I refused. Please help me. I have no one to speak. सिल्वी, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? सर, सिल्वी की हालत देख के रहा नहीं गया मुझसे सर। मैं कुछ लोंडों को ले गया और धो डाला मैंने विकी को। सिल्वी तेरे को डिवोर्स पेपर्स भेजेगी, हाँ? डिवोर्स पेपर्स साइन कर देना, समझे? नहीं तो यही उस खंबे से लटका दूंगा तुझे, समझे? चलो। सर, वो लड़की तो विकी से भी कमी नहीं निकली सर। ये सब होने के बावजूद भी मैं उसे शादी करने को तैयार था। वो 2 महीने मेरे घर पे रही सर, लेकिन एक दिन मेरे अलमारी से 12 लाख रुपए कैश लेके भागी वो। कब की बात है ये? सर, 21 जून 2015। उस दिन से परेशान हूं सर, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। सर, हो सकता है महेश को सिल्वी की देह व्यापार की सच्चाई पता चल गया हो और उसने सिल्वी को मार दिया हो। महेश से शादी भी इसने 8 महीने बाद की, जनवरी 2016। और ये
मेरा बोल रहा था कि सिल्वी उसके पैसे लेके भागी। कहीं ये ब्यूटी पार्लर भी सिल्वी ने उसके पैसे से तो नहीं बना? सर, ये ब्यूटी पार्लर तो सिल्वी ने अपने किसी जान पहचान वाले से ब्याज पे पैसे लेकर खोला था, 9 लाख रुपए। इसका मतलब ये मेरा झूठ बोल रहा? हाँ बोल, क्या? किधर ले गया उसको? यहाँ लड़की को धंधे पे लगाया, बहुत शराफत का नकाब लगा के घूमता है। सर तो मैं और क्या करता, मेरी एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं चल रही थी, इसलिए लड़की की कमाई खाने लगा। दूसरे मुल्क से लड़कियां इस देश में बड़े भरोसे के साथ आती हैं और तुझ जैसे हैवान उन्हें नोच लेते हैं। सर वो फिरंगन सिल्वी अनूप मेहरा के पास चली गई थी और फिर उसके आदमी ने मुझे बहुत मारा, इसलिए सर मैंने सिल्वी को तलाक दे दिया और ये एक्टिंग लाइन भी छोड़ दी। सब छोड़ छाड़ के सर मैं अपनी IT फील्ड में वापस चला गया था और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी। बस इतना ही जानता हूँ सर। ये तो तेरी कहानी के पन्ने हुए। सिल्वी की किताब खोल। सर आज से कुछ 6 दिन पहले मैंने सिल्वी को 16 तारीख को गोरेगांव के आसपास देखा था। हेलो, क्यों मेरा फोटो देखी? मेरा बहुत तलाक कराने चला था ना। तेरी वाली फिरंगन ना ही तेरी रही और ना मेरी। सर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। दूर क्षितिज तक फैला समंदर कितना हसीन लगता है, शांत, गंभीर, सौम्य। लेकिन अगर नजदीक से देखा जाए तो उफनती लहरें नजर आती हैं। सिल्वी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। एक खूबसूरत, हसीन, सौम्य चेहरे के पीछे कितना कुछ तूफानी गुजरा था। मेहरा के कारण वो इस देश में आई, विक्की ने शादी का झांसा दिया और फिर वो वहां से भाग निकली। इस अनोखी कहानी में सिल्वी कभी आरोपी तो कभी पीड़ित के लिबास में नजर आई, पर इतना तो तय था कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ था। कौन था वो जिसने उसके साथ अन्याय किया और मौत की सजा भी मुकर्रर कर दी? विक्की मिल गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सर मैंने पहले ही कहा था सर। एक बार फिर से बोल, सच सच बोल और आखिरी बार बोल। जल्दी बोल, नहीं तो तेरी हड्डियों से कबूल कराऊंगा। सर विकी के ताने सुन के मैं आग बगल हो गया था सर। सिल्वी का नशा होता नहीं था सर, मुझे सिल्वी चाहिए थी। मैंने उसका एड्रेस पता करवाया, फिर How are you, Mrs. Mahesh? शादी की 3rd इनिंग्स मुबारक। तो अरे कैसा लग रहा है इस बार ऑटो वाले से शादी करके? तुम्हारी औकात भी वही है। You used me for your lust. Vicky was worse. He not only used me but sold me too. But Mahesh, he respects up. Despite knowing all the facts about me, he does. तुमसे लाख बेहतर है वो ऑटो वाला। He's a real man. तो फिर एक काम करते हैं, महेश के पेरेंट्स को और इस सारे मोहल्ले वाले तुम्हारा पूरा पास्ट, सारा का सारा कच्चा चिट्टा खोल के बता देते। अरे सुनो तो सही, तुम जानती नहीं हो इन इंडियंस को इज्जत के लिए मरते हैं। वो है ना तुम्हारा रियल मैन, सर उठा के जी नहीं पाएगा बेचारा। वो यही कहीं रहता है ना। दूर रहो तुम मेरी लाइफ से। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, समझी? मुझे खुश रख और मैं तेरे खुशियों का इंतजाम सब कर दूंगा। शाम को हम समुद्र पे मिला करते थे ना, वही बीच पे, वहां आ जाना, ठीक है? आई हैव माई आईज ऑन यू। शाम को बीच पे।
हट जाइए यहाँ से। हटिए प्लीज, एक सेकंड देखने दीजिए, हटिए। सर मैं डेस्परेट हो गया था सर। नशा सर पे चढ़ गया था सर। मैं वहां वक्त से पहले पहुंच गया। सिल्वी के साथ महेश भी आया हुआ था। My past is haunting me. अनूप मेरा वो आदमी है जिसने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। आज वो है, कल कोई और होगा। Now he's blackmailing me. He wants me to join him again. I can't go back to my country. But one good news. मैं माँ बनने वाली। इस आखिरी अरमान के साथ मैं जिंदगी काट लूंगी। यू मम्मा, मी पापा। हर हाल में तुम्हारा साथ निभाने की कसम खाई है मैंने, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम चलो। साले, पराए देश से अपने देश में आई बेबस लड़कियों का फायदा उठाता है तू। कूल बॉय कूल। एक फिरंगी के लिए हम आपस में लड़ रहे हैं यार। मिल बांट के खाते हैं ना। You some, me some, good friends bro। चल हट। Come on baby, come on, come on, come on, come on, come on, come on baby। सिल्वी को जाने दे, उसका तुझसे कुछ भी लेना देना नहीं। क्यों बे साले, तू भी उसकी दलाली खाना चाहता है क्या? फोन लगाओ, फोन लगाओ, फोन लगाओ सिल्वी बुलेट को। हवस की आग में आदमी इस हद तक गिर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। हम किसी भी जाति, धर्म या देश से क्यों ना हो, लेकिन इंसान की मौलिक संवेदना एक सी होती है। वो देश और काल के परे होती है। यूक्रेन की सिल्वी डी कोस्टा के मासूम सपने किसी भारतीय लड़की से अलग नहीं थे। वो कुछ बनना चाहती थी, अपनी गरीबी, अपनी बदहाली से ऊपर उठना चाहती थी। पर अफसोस के उसके सपनों पर कुछ प्रेत आ बसे। खुदगर्जी, वासना और वहशियत के प्रेत। पहले मेहरा और फिर विक्की ने सिल्वी के सपनों और उसकी अस्मिता को कुचल कर रख दिया। मुंबई की एक सेशन कोर्ट द्वारा विक्की को देह व्यापार और साजिश और मेहरा को कत्ल, साजिश और दुष्कर्म के प्रयास के लिए सजा दी गई है। हमारे विदेशी पर्यटक और प्रवासी न सिर्फ हमारे आदर और सत्कार के भागी हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा और उनके यकीन की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, अपनी इज्जत करते हैं, तो अतिथि देवो भव को सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का हिस्सा बनाएं। एक
एकदम हीरोइन जैसी दिख रही है। लेकिन भैया कहाँ है? यहाँ हो ना। बोल क्या हुआ? हाँ हाँ, भानु भी तो है ना? है? वो अपने सगे बड़े भाई की बात कर रही है, धर्म की। इस रस्म के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन चाची जी मैं भी तो चचेरा भाई है तू, और कोई गलतफहमी है तो बता, वो भी दूर कर दूं मैं। अरे यार तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना। कितना पैसा हुआ आप? 120 रुपया। ये लीजिए, चले अब। अरे यार शाम को ना बहन को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी, पर आऊँगा ज़रूर। शाम को बैठ के दारू शारू पियेंगे, ठीक है? चल ठीक है, मिलता हूँ मैं रात। ओके। तुम दोनों यहाँ लव की तरह क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो जाएगी तुम दोनों की भी शादी। जाके बहन की शादी ना अभी काम करो, चलो जाओ। और तू यहाँ खड़ा खड़ा मुंह देखता रहेगा क्या? धर्म को फोन करके बुला, जल्दी जल्दी कर। हेलो, क्या? ठाकुर सर, आसपास लोगों से पूछताछ करो, किसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, और इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया? ये सर, इसका नाम धर्म है। इसके साथ में इसका दोस्त भी था, उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो घर वालों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, फॉरेंसिक वाले और फोटोग्राफर को भी बुलाओ। जी सर। सर हम रोज दोपहर को साथ में दुकान से आते थे, फिर उसी पान वाले की दुकान पर हम लोग कुछ खाया पिया करते थे, फिर वो अपने घर चला जाया करता था, मैं अपने घर चला जाया करता था। सर आज भी धर्म ने मुझसे बातें की, और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगा, मिलता हूँ मैं रात। ओके। ट्रक ड्राइवर की शक्ल देखी थी आपने? ट्रक का नंबर? हाँ सर, ट्रक ड्राइवर का हल्का हल्का चेहरा मुझे याद है। कोई टाल सकता नहीं है पुत्र, जो होना है वो तो। धर्म भैया का हाथ आज तक हम सबके ऊपर था। यकीन ही नहीं होता वो हमें इस तरह छोड़कर चले गए। लेकिन तू घबरा मत, था तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ है, ठीक है? हरमन अब बच्चा नहीं रहा, वो खुद को भी संभाल सकता है और अपने परिवार को भी। तू खुद को संभाल जाके। सब रात भर गाड़ी चलाई, एक पल के लिए आग झपकी और एक्सीडेंट हो गया। पब्लिक के डर से नहीं रुका, उन्होंने लोग मुझे वहीं मार डालते। आंखों में इतनी नींद थी तो कहीं किसी धाबे पे सुस्ता लेता। तेरी लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई। सर, रिटर्न ऑन केस। ड्राइवर ने खुद कबूल किया है कि एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, चार्जशीट बना के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो। हिट एंड रन, एक ड्राइवर की ट्रक चलाते समय आंख लग गई और एक परिवार ने अपना बड़ा बेटा खो दिया। घर का आधार स्तंभ चला गया। क्या गुजर रही होगी उसकी मां पर, उसकी पत्नी पर। ऐसे केसेस पुलिस की फाइल में तो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन उन परिवारों पर क्या बीतती है जो इसके शिकार होते हैं। पुलिस को शक करने लायक कुछ मिला ही नहीं, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक दुर्घटना थी? हम समझ सकते हैं आप पर क्या गुजर रही है। आपने अपना जवान बेटा खोया है, लेकिन साड़ी कुड़ी भी तो कल्ली रह गई है। आप मधुर की शादी करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। हम नहीं, आप लोग जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। हमें सच में कोई एतराज नहीं। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं।
लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। क्या? ये तो आप ही के घर की प्रथा है ना, चादर ओढ़ाने की प्रथा, कि अगर बड़ा भाई ना रहे तो छोटे भाई को उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी। बकवास बंद कर, क्या नाप शनाप बके जा रही है? लेकिन मम्मी जी मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। पर ये गलत बात है पुत्र। गलत? आज आपको सही और गलत के बीच का फर्क नजर आ रहा है? आप तब कहाँ थी जब हरमन खुद बेझिझक धर्म जी के सामने हमारे कमरे में मेरे साथ चौंक गए जैसे आप कुछ नहीं जानती थी। ये लड़की पागल हो गई है। अरे इसे कोई लेके जाओ। डिम्पल। क्यों मम्मी जी, अब आप मुझसे बात नहीं करेंगी? मम्मी जी मैं एक इंसान हूं, खिलौना नहीं। जब चाहे किसी को दे दिया, जब चाहे फेंक दिया। जब से इस घर में बहू बनकर आई हूं तब से आपकी हर एक बात मानी है, हर एक प्रथाएं निभाई हैं। लेकिन आज मैं अपना हक मांग रही हूं। मैं इस घर से नहीं जाने वाली। और क्यों जाऊं? ताकि मेरी शादी किसी और से हो जाए और उसी तरह मेरा उस घर में भी इस्तेमाल हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में बहू बनकर रहूंगी, हरमन की बीवी बनकर। क्या बक रही तू? हमारे देश में आज भी अनेकों कुप्रथाएं हैं जिन्हें बदलने की बजाय हम उन पर पर्दा डाल देते हैं और छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारे देश में जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलते। ये खोखला गर्व है हमारी संस्कृति पर। अक्सर ऐसी प्रथाओं का पालन करने के लिए बड़े बुजुर्ग बच्चों से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और ही थी। यहाँ एक लड़की खुद एक पुरानी प्रथा को निभाने की जिद कर रही थी। क्या नाम शनाप बोल रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बकवास कर रही है। आपकी बेटी की अकल ना। मेरे घर मेरे खानदान पर कीचड़ छालेगी। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी। कीचड़ तो तुमने उछाला है इस घर पर और पूरे खानदान पर। उस दिन और उसके बाद हर वो दिन जब तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। और जब मैं अपना हक मांग रही हूं तो हाय तौबा। तेरी हिम्मत कैसे बोलने की? वो ठंड रख यार। कर क्या रहा है? भाभी ये सब छोड़ो ना। आपको इस घर में शादी करनी है ना? मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। नहीं, मुझे नहीं मंजूर है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। भाभी मान जाओ ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है और बात घर की घर में ही सुलझ जाएगी। चल बेटा, पुत्र, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, रहने दी। चल। नहीं, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भारती, इसका दिमाग खराब हो गया है। छोड़ दो इसे यहाँ पर। इसे जो जी भी चाहे उसका करने दो। चलो यहाँ से। चलो। प्रीति, बैठकर बात करते हैं प्लीज। मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे हरमन। तुम्हारे घर में जो कुछ भी चल रहा है वो सब लोकेलिटी में फैल गया। सब लोग जान चुके हैं। हरमन मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। पता नहीं ये मधुर भाभी क्यों, मैं नहीं जानता वो ये सब क्यों कर रही हैं। पर एक बात पक्की है, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, समझी? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। क्या हुआ प्रीति? देखा हरमन, वो हम पे छिपकर नजर रखती है, हमारी बातें सुनती है,
इस बार नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत तो देखो इसकी, छिप छिप कर बातें सुन रही थी हमारी, नजर रखे हुए थी मुझ पर और प्रीति पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक और झूठ। अब ये रोज रोज का ड्रामा करना छोड़ दो, बहुत हुआ। झूठे तो तुम हो हरमन, नाटक तुम कर रहे हो। वहां प्रीति से प्यार का नाटक और यहाँ मेरा इस्तेमाल। झूठे तुम हो। तुम झूठी नहीं, एक घटिया और गिरी हुई औरत हो। सोती हो भानु के साथ और दुनिया के सामने नाम लेती हो मेरा, ताकि मुझे फंसा सको। हरमन! बेटा सुन तो ले। दूर रहना मुझसे। किसी ने भी मुझे हाथ लगाया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। झूठे हो तुम सब, झूठे हो। पागल हो गई है ये औरत। मम्मी जी पागल हो गई है ये। कुछ करो इसका। सर, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मुझ पर हमला किया है। हमला? किसने किया आप पर हमला? सर वो मैं देख नहीं पाई। और सर ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अब आ रही हैं हमारे पास कंप्लेंट करने के लिए? आपको पहले आना चाहिए था। ठाकुर सर, इनसे डिटेल्स लो और जहां जहां इन पे हमला हुआ है वहां पूछताछ करो। शायद किसी ने कुछ देखा। यस सर। और इनके परिवार से भी बात करनी होगी। जी हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें भी नहीं पता वाकई में कि क्या हुआ है। देखिए ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इन पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। हाँ ये कह रही है ऐसा, लेकिन कितना सच है वो। अच्छा, आप में से कोई भी इनके साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं आया? अरे क्यों आए सर, हमारा दिमाग ठिकाने पर है, इसकी तरह नहीं। सर ये औरत मनगढ़ंत कहानियां बनाती है और ये हमले वाली बात भी या तो इसका वहम है या फिर झूठ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन पर वाकई में हमला नहीं हुआ है? ये मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रही हैं? ठीक है, अभी तो मैं यहां आकर सवाल कर रहा हूं। अगर मेरे सवालों का सही जवाब नहीं मिला तो आप में से एक एक को पुलिस स्टेशन में आके जवाब देने होंगे। इंस्पेक्टर साहब ये पहले भी बहुत झूठ बोल चुकी है। दरअसल एक पुरानी घिसी पिटी प्रथा के नाम पर वो हरमन से शादी करने की जिद कर रही थी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। क्या? ये तो आप ही के घर की प्रथा है ना कि अगर बड़ा भाई ना रहे तो छोटे भाई को उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी। आपने कुछ देखा था? सर मैंने ना देखा ना सुना, और यदि इस इलाके में कुछ होता है तो सब तुरंत भीड़ जमा हो जाती है। नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अच्छे से याद कीजिए। पति की मौत से बाद से वो घर से बाहर निकलती कहाँ है, और सर है भी वो बड़ी अजीब सी। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने आप पे अटैक किया और आपने कुछ देखा ही नहीं? सब रास्ता सुनसान था, आसपास कोई नहीं था। चलिए मान लेते हैं, फिर भी मदद के लिए आप चिल्लाई तो होंगी। सर मैंने चिल्लाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी डर गई थी कि गले से आवाज ही नहीं निकली और मैं सीधा घर की तरफ भाग गई। मम्मी जी किसी ने मुझे टेम्पो से मारने की कोशिश की। फिर से नया नाटक क्यों कर रही हो ये सब? वैसे भी तुझे मारकर किसी को क्या मिलेगा मधुर? जब से धर्म गया है ना, तब से रोज नया बखेड़ा इस घर में। थोड़ा मुश्किल है ना यकीन करना। चलिए मान लेते हैं किसी ने आप पे हमला किया और आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं देखा, ना आपको देखा ना उस हमलावर को देखा। वैसे ये है कौन जो आपकी जान लेना चाहता है और क्यों? ये चादर उड़ाने की जिद आप ही की थी ना? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। लेकिन सर मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी। आपको किस पर शक है? सर मुझे मेरे देवर हरमन पर शक है और भानु पर भी। पहले तो शादी के लिए हाथ मांगा। आपको इस घर में शादी करनी है ना? मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। मुझे नहीं मंजूर है। भाभी मान जाओ ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है और बात घर की घर में ही सुलझ जाएगी। और फिर कल रात वो रूम में ही घुस गया।
करें। मधुर, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए आया हूँ। तुम ठीक हो ना? हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। ये तमाशा तुम छोड़ नहीं सकते हो क्या? अरे जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम अकेली हो गई हो ना, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। मैं यहाँ तेरे लिए आया था, लेकिन तेरे तो नखरे ही बढ़ गए। मुझे मना करके तूने अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा, याद रखियो। कहीं उसके साथ भी तो आपका कोई संबंध तो नहीं था? नहीं सर। और हरमन के साथ? मैं मना कैसे करती? जो भी होता था मेरे पति के सामने होता था। फिर भी आपने कभी किसी के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज नहीं की। आपके मुताबिक हरमन आपकी पति की मर्जी से आपसे संबंध बना रहा था, लेकिन आपने उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज नहीं की। कैसे करती साहब? घर में सब जानते थे। पति के मरने के बाद तो कर सकती थी। चादर उसी से उड़नी है, तो शिकायत कैसे करती? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके ससुराल के सदस्यों से ही अपनी जान का खतरा है, तो आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस घर के अंदर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। नहीं सर, ये लोग यही चाहते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। फिलहाल आप अंदर जाइए। मधुर पर भरोसा करें तो उसे ऐसा लगता है कि उसके ससुराल में कोई ऐसा है जिससे उसे अपनी जान को खतरा है। सर बड़ी अजीब बात है। मधुर के मुताबिक उसके ससुराल में उस पर अत्याचार हुआ है, लेकिन फिर भी वो ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहती। सर, जिस इंसान ने उस पर अत्याचार किया, जबरदस्ती की, उसी से चादर ओढ़ने की जिद पर अड़ी हुई है। हो सकता है कि मधुर झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी हमें इसके ससुराल के हर एक आदमी से एक बार फिर से पूछताछ करनी होगी और साथ ही मधुर पर नजर भी रखनी होगी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के 2 महीने हो चुके हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप ले लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्रीति, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और होने वाला बच्चा हरमन का भी हो सकता है, इसलिए प्लीज हरमन से अपना रिश्ता तोड़ दो। तुम झूठ बोल रही हो और सबसे पहले तुम ये अपना ड्रामा बंद करो, ताकि मैं और हरमन चैन से जी सके। और ये बच्चा हरमन का हो ही नहीं सकता। हरमन ने मुझे सब कुछ बताया कि किस तरह तुम उसके ऊपर नजर रखती थी। अरे कितनी घटिया औरत हो तुम! भाभी और देवर के रिश्ते को इतना नीचे गिरा दिया। अच्छी पट्टी पढ़ाई है उसने तुम्हें, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस पर यकीन कैसे कर सकती हो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है प्रीति। बेवकूफ तुम हो जो ये सोच रही हो कि लोग तुम्हारी झूठी कहानियों पे यकीन कर लेंगे। मैं आखिरी बार बोल, हमें अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हें हरमन के रास्ते से दूर करने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। जमानत पे छूटा है। मैंने कहा था ना, कोई नई कहानी लेकर आएगी। देखा? ये कहानी नहीं है मम्मी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो ड्राइवर धर्म जी को मारने के पैसे ले रहा था। उनकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, उन्हें मारा गया है, मरवाया गया है। क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ? इस औरत का नया नाटक। कह रही है धर्म भैया का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। क्या? फिर तो तुमने पैसे देने वाले को भी देखा होगा ना, कौन था वो? देखो, सीधी तरह मेरे पैसे दे दो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना,
तो मैं पुलिस को जाकर ये बता दूंगा कि तुमने धर्म को मरवाया था। चुप। क्या क्या बोल रही हैं आप ये? मेरा भानु अपने ही भाई को मरवाएगा? अरे धक्के मार के निकालो बाहर इसे। घर तोड़ना चाहती है हमारा। पहले पति को खा गई, अब हमारे ऊपर उंगली उठा रही हो। अरे माँ, सनकी हो गई है औरत। आप लोग मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद से उस ड्राइवर को पैसे देते हुए देखा है। मैं सच बोल रही हूँ। पर सच क्या था और कौन सच बोल रहा था? मधुर, भानु या फिर हरमन? सच की कई परतें खुलनी थी। फोन रिकॉर्ड्स ने एक्सीडेंट की पूरी कहानी खोल दी। तो देर किस बात की? आज ही कुंडली खोल देते हैं इस परिवार की। जी सर। भानु कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है सर। जहां भी है उसे बुलाइए। उस पर अपने ही भाई का खून करवाने का इल्जाम है। ये क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप भी इसकी बातों में आ गए? हम किसी की बातों में नहीं आए। ट्रक ड्राइवर ने खुद बयान दिया है कि भानु ने ही उसे धर्म का खून करने के लिए पैसे दिए थे। झूठ बोलेगा ना तो तेरे कॉल रिकॉर्ड सारी सच्चाई बयान कर देंगे। अब बता, किसने पैसे दिए थे एक्सीडेंट करवाने के लिए? भानु से 5 लाख रुपए तय हुए थे। हमको पता था एक्सीडेंट केस है, जमानत मिल ही जाएगी और फिर पैसे देकर केस को रफा दफा कर देंगे। हमारे पास सबूत भी है। बताइए कहाँ है भानु? देखिए, आप में से किसी ने भी अगर उसे छुपाने की कोशिश की तो तहकीकात में बाधा डालने के जुर्म में आप सबको अंदर कर देंगे। शायद गोडाउन में होगा, वही रहता है। खून, अच्छी तरह से तलाशी लो सारी जगह की। उधर देखो। यहाँ के हर कोने की तलाशी लो, सारे सबूत इकट्ठा करो। एक एक्सीडेंट से शुरू हुआ केस अब एक मर्डर केस बन चुका था। भानु जो मधुर से शादी करना चाहता था, जिस पर धर्म के खून का शक था, वो ही मर चुका था। भानु की मौत से सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ मधुर को होता, क्योंकि हरमन तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए साफ हो जाता। मौत इवनिंग में 5 से 7 के बीच हुई है। कैंची से वार किया गया है। कुर्सी पर ब्लड स्पॉट्स थे, मतलब किसी ने वार तब किया जब वो कुर्सी पर बैठा था, मगर लाश हमें कुर्सी पर नहीं मिली, थोड़ी दूर मिली। मतलब कोई उसे घसीट के वहां तक ले गया, या ये खुद किसी तरह से वहां तक पहुंचा और ढेर हो गया। हत्या कैंची से हुई, जो किसी भी घर में आसानी से मिल जाती है। हो ना हो, ये हत्या इस परिवार से ही जुड़ी हुई है। धर्म को, अपने बड़े भाई को तो पूछता था मेरा बेटा, उसे मारने की तो सोच भी नहीं सकती, फिर भी मधुर ने इल्जाम लगाया। अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि भानु की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सर, मधुर। और कौन हो सकता है, क्योंकि वही थी जो उस वक्त घर से बाहर थी। मेरी तो अपनी जान को खतरा है, मैं क्या किसी और को। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी करूंगी तो हरमन से। फिर भानु जो भी चाहे, वो मेरी मर्जी के बिना मुझसे शादी नहीं कर सकता था। धर्म को भानु नहीं मरवाया था, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर ने कहा। अरे मधुर ने ही उस ड्राइवर से झूठ बुलवाया होगा भानु को फंसाने के लिए। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुझे उसे मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम बदला भी तो ले सकती हो, अपने पति की मौत का बदला। अगर अब बात चली है तो मैं आपको एक बात बता दूं, भानु की नजर मेरी जायदाद पर थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आता था। क्योंकि मेरा भानु अपना फर्ज समझकर उससे शादी करनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे की यही शराफत उसकी मौत बन गई। काश भानु मेरे हाथ से ही मरता। उस दिन कहाँ थी आप? 5 से 7 के बीच? सर, मैं अपनी मंगेतर प्रीति के साथ था, आप चाहे तो उसे पूछ सकते हैं। मेरी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर आते थे, इसीलिए अपने कमरे में ही रहती थी। सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा, सिवाय एक की। कौन? मधुर, वही नहीं थी घर पर। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो समझ में नहीं आ रहा झूठ कौन बोल रहा है, मधुर या उसके ससुराल वाले? मधुर के पास मोटिव तो है, लेकिन वो उस टाइम घर पर नहीं थी। उस दौरान हमारे कांस्टेबल ने उसे डॉक्टर की क्लिनिक से निकलते हुए देखा था। उसने किसी से मदद ली होगी?
लगता नहीं। सर ये मधुर कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रही है? बेचारी का, एक बेचारी औरत इतनी जिद्दी हो सकती है? हो भी सकता। उस प्रीति से बात हुई? जी सर, प्रीति ने कहा कि हरमन उसके साथ ही था। शायद दोनों मिले हुए हैं, दोनों ही झूठ बोल रहे होंगे। शक तो सिमर और डिंपल पर भी जाता है। दोनों के पास वजह थी। माँ को बेटे से बहुत प्यार था, हो सकता है वो उसकी मौत का बदला लेना चाहती हो। और दूसरी तरफ डिंपल को भी अपने भाई से बेहद लगाव था। आखिर पुलिस को मधुर पर विश्वास होने लगा, लेकिन अब भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि भानु की मौत में उसका हाथ ही ना हो। प्रीतो रिलैक्स, प्रीतो मेरी बात तो सुन। देखो हरमन, जब तक ये मधुर हमारे रास्ते से हट नहीं जाती ना, तब तक कुछ सही नहीं होगा। तो ठीक है ना, उसे रास्ते से ही हटा दूंगा वंस एंड फॉर ऑल, तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। प्रीतो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। क्या करेगा तू? कैसे रास्ते से हटाएगा मधुर को? मार देगा, खून करेगा तू? हाँ करूंगा, जरूरत पड़ी तो करूंगा। जीना हराम कर दिया उसने मेरा। अरे उसे मारकर तुझे क्या मिलेगा? जेल चला जाएगा। सारी की सारी जिंदगी सामने पड़ी है, पूरी बर्बाद हो जाएगी। देख पुत्र, बड़े बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को खोना नहीं चाहती। और मैं प्रीतो को नहीं खोना चाहता। आप समझ क्यों नहीं रही हो माँ? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतो के साथ जी तो पाऊंगा। अब मैं नहीं रुकने वाला। अरे पुत्र मेरी बात तो सुन पुत्र। खाना खा लो वरना कमजोर पड़ जाओगे। पास भी मत आना। हिम्मत तो देखो इसकी, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, हमारे पूरे परिवार की बदनामी कर दी, और हमारे साथ खाना खाना चाहती हो? तुम्हारी वजह से ना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, समझी तुम? आई हेट यू। मम्मी, मुझे ना इसके आसपास भी नहीं रहना है। रुको बेटा, इसकी वजह से हम अपना मूड खराब क्यों करें? चलो हम लोग कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। कितनी बुरी हूं ना मैं। खुद कुछ नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुझे भी कुछ नहीं खिलाया। तुझे तो खाना ही होगा। सर फायर डिपार्टमेंट से बात हो गई है, उन्होंने कंफर्म किया कि गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन है। शाम तक ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी। मधुर सच बोल रही थी। उसके परिवार में ही कोई था जो उसकी जान लेना चाहता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी और उसने 4-5 नींद की गोलियां खाई। अगर वो नींद की गोलियां खाकर ही जान देना चाहती थी तो ज्यादा गोलियां लेती, गैस क्यों ऑन रखती? कोई नींद की गोलियां खाकर ब्लास्ट का इंतजाम क्यों करेगा? यह मौत भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। मधुर घर छोड़ना नहीं चाहती थी और हम उसे घर में पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ये बात हमने उसे समझाई भी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। घर के ही किसी ने उसकी मौत का इंतजाम किया। मधुर प्रेग्नेंट थी। ठाकुर, इसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ। आखिर पता तो चले कि यह बच्चा किसका था, उसके पति का, उसके देवर का, या उसके पति के चचेरे भाई भानु का। डीएनए टेस्ट से अब मधुर की सच्चाई पता चलेगी। मैंने तुमसे कहा था ना, मधुर को यहाँ से लेकर चलते हैं। ले जाते तो अच्छा था। आपकी बेटी ना कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, बाजारू औरतों से भी ज्यादा गिरी हुई थी। पहले उसने भानु को अपने जाल में फंसाया, उससे संबंध बनाए और उसके बाद उसका खून कर। उसके बाद हरमन को फंसाने की कोशिश की और जब ऐसा नहीं हुआ तो अपनी जान ले ली उसने।
कम से कम जीते जी नहीं तो मर के खानदान का सत्यानाश कर। अपनी बकवास बंद कर, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। खबरदार जो हाथ लगाया तो देखा, माँ बाप को सच्चाई कितनी कड़वी लगी। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ थाने। ले चलो इसे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती अभी तक शुरू नहीं हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। चलो आप भी चलिए। अरे लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। हमें सब पता है, आपको भी चलना होगा। चलिए आप लोग, लेकर आओ। तो ना तुम अपने भाभी के साथ सोते थे, ना तुम्हारा कोई गलत रिश्ता था। सर वो औरत झूठ बोल रही थी। उसकी कोख में जो बच्चा था उसका डीएनए तेरे डीएनए से मैच करता है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरी बहू की चाल थी। हम सबको फंसा कर चली गई वो। हम सब ने उसकी जिद के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मैंने चादर उड़ाने से मना कर दिया तो उसने मुझसे बदला लिया है। और आपके छोटे बेटे ने जो उसके साथ किया वो सही था। इस घिनौने जुर्म की तरफदारी करती हैं आप। तुम सब जानती थी, फिर भी हरमन के साथ शादी करना चाहती थी। कैसी लड़की हो तुम? कहीं तुमने और हरमन ने मिलकर तो नहीं उसे अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं, तुम्हें हरमन के रास्ते से दूर करने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। उसे हमारे रास्ते से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैं मर्डर नहीं कर सकती सर। वैसे मार तो आप भी सकती हैं। मधुर ने जो आपके बेटे के साथ किया, उसके बाद बदला लेने की इच्छा तो आपके मन में भी होगी। अरे धक्के मार के निकालो बाहर इसे। घर तोड़ना चाहती है हमारा। पहले पति को खा गई, अब हमारे ऊपर उंगली उठा रही हो। नहीं सर, मैं किसी की जान नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मेरी जेठानी ले सकती, उनका बेटा भी, यहाँ तक कि उनकी बेटी डिंपल भी। हाँ, मैं नाराज थी भाभी से क्योंकि उन्होंने चादर प्रथा की मांग की थी, इसलिए मेरा रिश्ता भी टूट गया था और कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था मेरे लिए। तुम्हारी वजह से ना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, समझी तुम? आई हेट यू। मैं बहुत गुस्सा थी भाभी से, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। पहला मर्डर रोड एक्सीडेंट से, दूसरा कैंची से और तीसरा गैस ऑन रखकर। हरमन और प्रीति के पास सबसे बड़ा मोटिव था, सिमर, डिंपल या रत्ना। सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। मधुर ने हमसे उस पर हुए हमले का जिक्र किया था। हर इंसिडेंट्स की डिटेल्स फिर से चेक करो। किसी ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी उस पर। सर, सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि एक छोटा सा टेम्पो था, नंबर था DL04। इससे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला। एक और बात सर, ये दूसरी बार किसी ने उसके गला दबाने की कोशिश की थी। सर, ये हमला कोई पुरुष ही कर सकता है। हो सकता है ये हमला उस भानु ने किया हो, या फिर इन तीनों औरतों ने किसी आदमी की मदद ली हो। प्रीति और हरमन, पता करो हमले के वक्त ये लोग कहाँ थे। कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमारे हाथ नहीं लगती। अब तो इंस्पेक्टर साहब आपको यकीन हो गया ना कि हम में से कोई भी खूनी नहीं है। हरमन कहाँ? हरमन अब कुछ दिन हमारा मेहमान रहेगा। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने अपनी भाभी का बलात्कार किया और उसका खून भी किया। उस पर 3 बार जानलेवा हमले हुए। अब तक हम पूछताछ कर रहे थे मधुर की तस्वीर लेकर, पर जब हमने तुम्हारी फोटो दिखाई तो एक आई विटनेस से तुम्हें पहचान लिया और फिर हमने तेरा ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है हरमन, बोल। सर ये सच है कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। मैंने प्रीति से वादा किया था कि मैं मधुर को रास्ते से हटा दूंगा। पर वो हर बार बच गई। एक रात पहले भी मैंने उसको मारने की प्लानिंग की थी। कैसे रास्ते से हटाएगा मधुर को? मार देगा, खून करेगा तू? हाँ करूंगा, जरूरत पड़ी तो करूंगा। देख पुत्र, बड़े बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को खोना नहीं चाहती। और मैं प्रीतो को नहीं खोना चाहता। आप समझ क्यों नहीं रही हो माँ? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतो के साथ जी तो पाऊंगा। पर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसको नहीं मारा। मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। सर, मुझे लगता है हरमन झूठ बोल रहा होगा। उसी ने गैस ऑन करके छोड़ दिया होगा। नहीं ठाकुर, जिस तरह के हमलों का जिक्र हरमन ने किया है, इस तरह के हमले एक आदमी ही कर सकता है। कैंची से किसी का खून कर देना या फिर गैस ऑन करके किसी की हत्या करना, ये तरीके उसके नहीं लगते।
एक बार को मैं ये मान सकता हूं कि वो मधुर की हत्या कर दे, लेकिन भानु को मार के उसको क्या मिलता? भानु से तो उसको फायदा ही था। भानु मधुर से शादी करके उसका रास्ता क्लियर कर देता। ठाकुर, मुझे लगता है कि किसी एक ने ही भानु और मधुर दोनों की हत्या की है। सर, कोई ऐसा जो दोनों से नफरत करता था? नहीं, हत्या की वजह हमेशा बेइंतहा नफरत नहीं होती, बेइंतहा प्यार भी हो सकता है। आप लोग चलिए हमारे साथ, आप भी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बेटे को तो पहले ही ले जा चुके हैं, अब किसे ले जाएंगे? अब क्या चाहिए आपको? ये तो आप हमें बताएंगे। अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप, और आप जानते हैं हम यहाँ क्यों आए। मार डाला? दोनों को मैंने मार डाला। उसने मेरे बेटों की जिंदगी नरक बना दी। और भानु? भानु की नजर मेरी जायदाद पर थी। तू घबरा मत, तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ। हरमन अब बच्चा नहीं रहा, वो खुद को भी संभाल सकता है और अपने परिवार को भी। और उस जायदाद के लिए उसने मेरे बेटे को मारा, तो ये सजा तो उसको मिलनी ही थी। उस दिन जब गुस्से से भानु घर से निकला था तो मैं भी उसके पीछे पीछे गोडाउन गई थी। और फिर मैंने मधुर को भी मार डाला। क्या करती? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, वो मेरा बिगाड़ भी क्या सकती थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे ये पता चला कि मेरा बेटा हरमन उसका खून कर देगा तो ठीक है ना, उसे रास्ते से ही हटा दूंगा वंस एंड फॉर ऑल। तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। प्रीतो, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। क्या करेगा तू? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतो के साथ जी तो पाऊंगा। मुझे पता था कि हरमन को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि मधुर पहले ही उसकी थाने में रिपोर्ट लिखवा चुकी थी। उसका एक न एक दिन पकड़ा जाना तय था। मैं अपने दोनों बेटों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मधुर के पानी के जग में नींद की गोलियां मिला दी और फिर मैंने किचन में जाकर गैस को खुला रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो किचन में खाना खाने जरूर आएगी। उसके पेट में बच्चा था, मुझे पता था कि वो भूखी नहीं रह पाएगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बेटों से और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपने 3 खून किए। पहले आपने अपने भतीजे भानु को मारा, फिर अपनी बहू के साथ साथ उसके पेट में पल रहे उसके बच्चे को भी मारा। ये कैसी ममता थी माँ की? हर माँ अपने बच्चों के लिए जान दे सकती है, उनकी बुराइयों पर, उनकी कमियों पर पर्दा डालती है। ये ममता नहीं, अंधा प्यार है। और ऐसे प्यार से ना तो बच्चों का भला होता है और ना ही परिवार का। ये उसकी अंधी ममता ही थी कि हरमन ने गलत राह पर कदम रखे। लेकिन क्या हासिल हुआ ऐसी ममता से, ऐसे प्यार से? आज दोनों माँ और बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। हर मसला कानून बनाने से हल नहीं होता है। ज़रूरत है कि हम आईने के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखें, उसकी आलोचना करें, बदलें अपने आप को। शुरुआत हमेशा व्यक्ति से होती है। मैं बदलूंगा तो दुनिया बदलेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।